हेलो, वेलकम टू द वर्ल्ड। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, वो अभी आपको पता होगा कि अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। और वहाँ पे जो अभी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली चल रही है, वहाँ पे इंडिया की तरफ से वो एज अ स्टेट ऑफ मेंबर जो है वहाँ पे पधारे हैं और वहाँ पे भारत के पक्ष को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो इस वीडियो में 2 से 3 पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो भारत के पर्सपेक्टिव को किस तरीके से ग्लोबल एजेंडा के फॉर्म में जो है दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर हमारी कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए, तो जैसे कि आप जानते हो, थोड़ी बेसिक्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि जो इस बार की 2023 की जो आपको मीटिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये 78th है, 78वीं है। और ये जो है हर साल की तरह जो है आपको होती है, इसी महीने में होती है, ठीक है। डिबेट्स होते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे एक तरीके से सारे स्टेट्स के जो लीडर्स हैं वो आते हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। और इस बार जो है अगेन 2030 का जो एक टारगेट रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, 17 जो गोल्स होते हैं उस पर भी चर्चा हुई है। और साथ साथ आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल उस पर एक चर्चा हुई है। फिर आपको क्लाइमेट एम्बिशन सबमिट हुआ है आपको। फिर आपको यहाँ पे पेंडेमिक के रिलेशन में, तो सब चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ। बट इस वीडियो में हम लोग अपने पार्टिकुलर मिशन के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस बार की थीम को आप याद रख सकते हैं। थीम है आपका रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड reigniting global solidarity accelerating action on the 2030। तो अगेन ये जो है ना आपको 2030 का जो आपका एसडीजी का एजेंडा है उसी के आसपास ये अपना थीम रख रहे हैं। तो इसको आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखोगे। आगे चलते हैं। तो जब ये अपना एक तरीके से एड्रेस शुरू कर रहे थे तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या था, इंटरेस्टिंग यह था कि इन्होंने सीधा क्या किया, नमस्ते फ्रॉम भारत। जी हाँ, ये जो भारत वर्ड है यहाँ पे अब पहुँच चुका है। क्योंकि आपको पता होगा कि G20 में जब भारत की तरफ से इनविटेशन गया था सारे वर्ल्ड लीडर्स को, तो वहाँ पे भी इस चीज़ की मेंशन हुई थी। तो अब ये फाइनली आपको यूनाइटेड नेशन पहुँच चुका है और इन्होंने सबसे पहले नमस्ते फ्रॉम भारत किया और एंड भी उन्होंने कुछ इसी तरीके से किया, इंडिया दैट इज़ भारत। तो ये जो वर्ड है ये एक थोड़ा हाईलाइट हो गया है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही इन सब सारी चीज़ों पे ये चर्चा हुई है। और इवन देश के अंदर बहुत सारे बुद्धिजीवी ये भी बता रहे हैं कि इंडिया को अब इंडिया नहीं कहना चाहिए, भारत ही कहना चाहिए। क्योंकि एक पॉपुलर जो लोग होते हैं ना बहुत सारे मास में, उनका ये मानना है कि हमारे जो पूर्वजों हैं उनके द्वारा दिया गया नेम भारत है। तो ये चीज़ अब यूनाइटेड नेशन पहुंच चुका है। दूसरा, इनके जो बात की जो हाईलाइट थी, उन्होंने बोला कि पहले के जो फ्यू नेशंस स्पेशली ये अटैक कर रहे हैं किस पे, वेस्ट कंट्रीज पे। इवन नौ डेज चाइना में भी ये रूल जो है लागू होता है। तो फ्यू कंट्रीज जो एजेंडा सेट करते थे एक तरीके से यूनिलैटरलिज्म, या आप बोल सकते हो बाइपोलर टाइप का जो कंट्री एक तरीके से ग्लोब चल रहा था, वो अब खत्म हो चुका है। और अब जो है ना टाइम आ चुका है कि एक मल्टीलैटरलिज्म हो। और इसके पक्ष में जो उन्होंने तर्क दिया कि जो वेस्ट की पहले की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नॉन इंटरफेरेंस, जो एक तरीके से सेलेक्टिव में चेरी पिकिंग होता था, वो अब नहीं चलने वाला है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब आप यूक्रेन के क्राइसिस के ऊपर रसिया को आप आइसोलेटेड कर देते हो, यूक्रेन को सपोर्ट करते हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं उस समय को भी सोचना पड़ेगा कि जब आप अफगानिस्तान से पैर खींच लेते हो सेलेक्टिवली और वहाँ के जो आम नागरिक इनोसेंट लोग हैं उसको मरने के लिए छोड़ देते हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, और अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से आपको टेररिज्म स्पेशली यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट को ही अटैक किया जा रहा है, स्पेशली यूएसए को, कि जो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म होती थी इन सब चीज़ों को उठ करके आपको, और कहीं ना कहीं इस स्पीच में अभी जो है ना आपको कनाडा का भी आपको, और थोड़ा बिना नाम लिए आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे तंज मारा गया है। और ये आप यहाँ पे कोट अनकोट है कि व्हेन वी अस्पायर टू बी लीडिंग पावर। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप लीड करने की, अगर आप एक तरीके से सोच रखते हो
तो आपको अपने से दूर जा करके कहीं ना कहीं आपको ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये जो रेफरेंस है ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि भारत जिस तरीके से विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स जो आपको पहले तो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका और भी क्या पहलू है। देखिए, जयशंकर ने कनाडा का बिना नाम लिए ये बोला कि आप अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस से ये नहीं बता सकते कि टेररिज्म कहाँ पे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर आपके देश में किसी पार्टिकुलर कंट्री मतलब इंडिया की सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचाने वाला लोग रहता है और उसको अगर कुछ होता है और जो आपके पास सबूत भी नहीं है, आप अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए आप अगर उस चीज़ों को ला करके दो कंट्री के बीच में रिलेशन तोड़ते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो भारत है इसका मतलब आपको ये नहीं है कि नेम चेंज हो गया या हम अपने कंट्री को प्यार से भारत बुला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हम पूरे वर्ल्ड को आज अ फैमिली देखते हैं, पूरे अर्थ को अपने मदर के फॉर्म में देखते हैं, तो इसका ये मतलब निकलता है कि जैसे हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 मेंबर में परमानेंट मेंबरशिप दिलाया, ये बनता है कि भारत का मतलब ये है। दूसरा, जिस तरीके से हमारी एक तरीके से आप बोल सकते हो 14 to 15 करोड़ पीपल को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, उस चीज का मतलब होता है इंडिया। जिस तरीके से हम कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं यूएन के अंतर्गत, जैसे आप यहाँ पे देखते होंगे CDRA है, दैट इज जो डिजास्टर को रेजिलियंट जो आपको एक तरीके से फंड होता है, फिर हम यूएन में जो पीस कीपिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं, ये सब चीज़ें जो है ना कहीं हमें ये बताता है कि भारत अब एक तरीके से यूनाइटेड नेशन में पहुंच चुका पूरे ग्लोबली। और ग्लोबल एक तरीके से पूरे ग्लोबल जाने के बाद जो है ना पूरा दुनिया भी इस चीज़ों को, और इवन जब से G20 का सफल जो यहाँ पे एक तरीके से आयोजन हुआ है और वहाँ पे जो है अफ्रीकन यूनियन को जो इंक्लूड किया गया, तब से G20 के बाद जो है इंडिया का और भी पावर यहाँ पे बढ़ने लगा। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि द न्यू टीचर, मतलब लिटरली ये अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो बोल रहे हैं कि अब जो है टाइम आ चुका है कि जिस तरीके से इंडिया लीड कर रहा है, ना केवल अपने घरेलू अपने कंट्री में बल्कि पूरे ग्लोबली, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या एनर्जी का ट्रांजिशन हो, इन सब चीज़ों में जो एक अफ्रीका और यहाँ पे इंडिया के बीच में जो एक लिवरेज है क्लाइमेट डिप्लोमेसी को लेकर के, उन सब चीज़ों पे यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इंडिया अब जो है ना एक तरीके से पूरे ग्लोबली जो है ना आज भारत अब पहुँचने वाला है। और इन सब चीज़ों के बीच में जो है आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इंडिया वो अब विश्व गुरु बन चुका है और अग्रसर हो चुका है अपने पाथ पे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है अब आपको ये एक्सटर्नल जो अफेयर्स मिनिस्टर है, इन्होंने बिल्कुल पूरे अपने एजेंडे को पूरे दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशंस के सामने पूरे प्रेजेंट कर दिया कि भाई देखो अब टाइम आ चुका है कि आप हमें एज अ परमानेंट मेंबरशिप दो। क्योंकि जब तक आप एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अगर आप कुछ पार्टिकुलर कंट्री को बात या एक तरीके से जो वीटो का गलत यहाँ पे आप दुरुपयोग कर रहे हो, इससे काम नहीं चलने वाला। अगर आपको पूरे कलेक्टिवली आपको पूरे दुनिया की जो थ्रेट्स है जैसे क्लाइमेट चेंज से लेकर के पॉवर्टी इराडिकेशन हो, या फिर आप बोल सकते हैं जो आप इस बार ट्यूबरक्लोसिस पे चर्चा होने वाला यूनाइटेड नेशन, इन सब चीज़ों से अगर आप लड़ाई करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो पॉपुलेशंस है, चाहे वो अफ्रीकन यूनियन को भी आप एज अ परमानेंट मेंबरशिप दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं। इंडिया जो कि खुद सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको ध्यान देना पड़ेगा, न केवल यूनाइटेड नेशन को बल्कि पूरे दुनिया को, कि इट्स टाइम फॉर इंडिया। आपको अगर चलना है तो इंडिया को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। सो